आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है, अभी जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम शुरू से शुरू कर रहे हैं और लास्ट तक उसको मैं पूरा खत्म करा दूंगा फटाफट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, इसमें पहला जो हमारा प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट लिखो आप बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, देखो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। बेसिक प्रिंसिपल में साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, और बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ों के अंदर जो भी बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉज हैं जो जनरली हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, उसमें जैसे आपके न्यूटन्स के लॉ जाएंगे, है ना, न्यूटन ने मोशन के लिए लॉ दिए हैं गति के संबंध में, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम भी दिया है ना। इसके बाद में न्यूटन के नियम के बाद आपका केपलर का लॉ आ जाएगा, है ना। केपलर लॉ के बाद आपका जैसे अभी ये बर्नौली थ्योरम है ना, हुक का नियम है, पास्कल का नियम है। इसके बाद में आप देखोगे कि आपका जो है दूसरे जो गैसियस लॉ है केमिस्ट्री में, अगर हम जाएं तो बॉयल्स, चार्ल्स, इस तरीके से जो बेसिक नियम और रेगुलेशंस या बेसिक जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौली की प्रमेय। ठीक, चल बर्नौली प्रमेय। अब देखो जनरली हम न्यूटन के लॉ कई बार पढ़ चुके हैं, है ना, आपका केपलर्स के लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं अभी बर्नौली थ्योरम जो लॉ अभी हमने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं उन्हीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौली की प्रमेय जो है वो क्या कहती है। ठीक है, तो बर्नौली की प्रमेय को समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर समझना पड़ेगी कि पहली चीज़ तो बर्नौली की जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, वो किससे संबंधित है। तो बर्नौली की जो प्रमेय है वो द्रव के प्रवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रव के प्रवाह से, मतलब कि फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव जब बहता है ना, पानी जब बहता है, बहने का मतलब जैसे कहीं भी बह रहा हो, वो किसी पाइप के अंदर बह रहा हो, है ना, या फिर जनरली यूं फर्श पर भी पानी बहता है, या फिर आपका जो है किसी नदी या उसमें भी पानी बह रहा है, तो नहर में पानी बह सकता है। तो बेसिकली ये जो बर्नौली थ्योरम है ये किससे संबंधित है? द्रव के प्रवाह से। अब द्रव के अंदर कोई सा भी लिक्विड आ सकता है ना, पानी भी हो सकता है, दूसरा कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो द्रव के प्रवाह से संबंधित है बर्नौली की प्रमेय। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इसमें दूसरी चीज हमको जानना ये जरूरी है कि जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, मतलब कि इसमें 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है भाई? पहला हम सबको पता है कि अगर बह रहा है तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, है ना, गतिज ऊर्जा। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा इसके अंदर होगी दाब ऊर्जा। ठीक है, मतलब उस पर आपको कोई ना कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रेशर के लिक्विड फ्लो नहीं होगा, है ना। कोई पाइप के अंदर भी अगर पानी बह रहा है तो उसमें कोई ना कोई मोटर लगी हुई है हमारी, तभी वो पानी पाइप के अंदर फ्लो होगा। या फिर वो जो वाटर का सोर्स है, लिक्विड का सोर्स है, वो हाइट पर है और इसी वजह से उस पर प्रेशर जनरेट होता है और इसीलिए वो पाइप के अंदर बहता है। आप नदी की भी बात करें तो नदी में भी ऊंचाई से ही नदी निकलती कहीं ना कहीं से, तो एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से दाब बनता है, प्रेशर बनता है, और उसी के कारण कोई भी लिक्विड फ्लो करता है। ठीक, तो द्रव में ये 3 प्रकार की ऊर्जा है ना। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हो गया आपकी दाब ऊर्जा या प्रेशर के कारण जो ऊर्जा बन रही है वो वाली ऊर्जा। ठीक, अब देखो बर्नौली थ्योरम 2 तरह की चीजों के लिए है ना, 2 तरीके के इसमें टर्म हम पढ़ेंगे। पहला टर्म इसमें होगा यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन, इकाई आयतन। ठीक है, दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे यूनिट मास, मतलब कि इकाई द्रव्यमान। इन दोनों चीजों से हम परिचित होंगे पहले से ही, है ना। देखो, इकाई द्रव्यमान और इकाई आयतन, यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास, ये 2 टर्म हम इस थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई कि
कोई भी 1 का यूनिट हो, 1 का यूनिट से मतलब कि जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम उसका 1 मीटर क्यूब है ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब कि उसकी सारी जो आर्म्स है वो कितनी है, कितने एरिया से हम कवर कर रहे हैं, 1 मीटर के आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ठीक है, आप 1 किलोमीटर भी ले सकते हो, पर वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम कह देंगे इकाई, ठीक है। और आयतन का मतलब आयतन नापोगे, मास का मतलब मास नापोगे। जैसे हमारा जो ब्लड की जब टेस्टिंग होती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी ध्यान से कभी आपने वो काउंट वाली रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें सब लिखा होता है कि भाई पर मिलीलीटर क्यूब के अंदर इतनी आरबीसी है या इतनी डब्ल्यूबीसी है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इकाई वॉल्यूम और इकाई आपका द्रव्यमान, इकाई आयतन और इकाई द्रव्यमान, ये दो चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे और ये 3 प्रकार की ऊर्जाओं से ये संबंधित होगी, ठीक है। तो अब बर्नौली की थ्योरम शुरू करते हैं हम, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं एक बार आपको बर्नौली की थ्योरम बोल के बता देता हूं। बर्नौली की थ्योरम क्या है, बर्नौली ने ये कहा कि भाई यदि कोई आदर्श द्रव है ना, मतलब कि एक आइडियल लिक्विड अगर किसी नली में बह रहा है, किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड है वो उस नली के हर पॉइंट के ऊपर है ना, हर पॉइंट के ऊपर उसके यूनिट वॉल्यूम और उसकी यूनिट मास, दो चीजें, यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास, इकाई आयतन और इकाई द्रव्यमान, इन दोनों की सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनका योग क्या होगा, नियत होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो उसकी थ्योरम है, आगे मैं अभी और इसको बताऊंगा, इसको हम एक एक करके इसको देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा निकाल लेता हूं। तो देखो गतिज ऊर्जा 2 प्रकार से निकलेगी यहां पर। पहला तो मैं लिखूंगा कि इकाई द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा, इकाई द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, फाइन। सबसे पहले यूनिट मास की मैं बात करूंगा, क्लियर। चलो तो देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है बताओ जरा। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। एम बराबर से क्या है यहाँ पर, मास, और वी बराबर से वेलोसिटी, ठीक है। तो द्रव्यमान है एम का मतलब, और वी का मतलब क्या है, वेग है। तो वेग और द्रव्यमान, ठीक। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल आपका जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला है। अब हमको किसके लिए निकालना है, इकाई द्रव्यमान, यूनिट मास के लिए। तो यूनिट मास निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा भाई, इसको मैं एम से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना। एम से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो यूनिट मास का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि यूनिट मास मतलब क्या होता है, 1। अब 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 फुट हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, 1 होना चाहिए। तो 1 होगा यहाँ पर, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ 1 लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो m से m क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/v², क्या आ जाएगा फाइनली, 1/v², ठीक है। तो ये हाफ v² जो है ये क्या है, इकाई द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा है, किसकी, किसी भी द्रव की। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इसी में मैं लिख देता हूं इकाई आयतन के लिए, इकाई आयतन के लिए, ठीक है। इकाई आयतन के लिए क्या हो जाएगी, देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/2mv², ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा इसको, इकाई निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए, ठीक। ये v मतलब वेलोसिटी है, ये v मतलब क्या है, वॉल्यूम है, तो ये कैंसिल नहीं करना है ना। अब देखो m/v, m/v एक फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला होता है बताओ जरा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को मैं क्या कह सकता हूं, डेंसिटी सर, डेंसिटी, वेरी गुड। किसने बोला ये, द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब कि 1/2 dv², ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये वाला, ये 1 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले याद रखना है, दोनों फार्मूले किसके हैं, काइनेटिक एनर्जी के हैं। एक क्या है, एक जो है इकाई द्रव्यमान के लिए है और एक जो क्या है वो इकाई आयतन के लिए, क्लियर। तो इनको हमें कोने में लिखते चलते हैं ताकि हमको बाद में जो है जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमको ध्यान रहे, ठीक है। ये पहला,
और ये क्या हो गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट वॉल्यूम और ये हो गया आपका यूनिट मास। क्लियर। चल अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये मास और ये हो गया आपका वॉल्यूम। चलो अब नेक्स्ट में आता हूं, मैं बात करता हूं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, बोलो भाई। mgh द्रव के इकाई आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, द्रव के इकाई आयतन के लिए मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। देखो स्थितिज ऊर्जा कैसे बनती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है कि जमीन से, मतलब आपका जो ग्राउंड है उससे आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ती जाएगी। ठीक, अगर आप जमीन पर हो मतलब कि आपका पोटेंशियल क्या है, लो है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर भी m का मतलब क्या है, मास, h का मतलब क्या है, हाइट, और g का मतलब क्या है, स्मॉल g का मतलब हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये तीन चीजें। अब देखो यहां पर भी मुझे क्या करना है, इकाई आयतन मतलब कि यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आसानी से इसमें भी क्या कर दूंगा, v से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो v से डिवाइड करूंगा तो फिर से वही m अपॉन v क्या हो जाएगा, d। तो dgh, ये हमारा इक्वेशन तीसरा आ गया है ना। dgh मतलब कि द्रव के इकाई आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, dgh। फाइन। अब इसी प्रकार से द्रव के इकाई द्रव्यमान के लिए मतलब कि यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये देखो mgh। इसको मैं क्या कर दूंगा, m से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, बचेगा gh। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये पहला आपका आ गया dgh, इसको मैंने क्या बोला, यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा आ गया यूनिट मास मतलब कि gh। ठीक, अगला लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या बचा है, दाब ऊर्जा। ठीक है, अब देखो दाब जो है आपका, कोई भी द्रव बिना दाब के आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। और जब आप उस पर दाब डालोगे तभी वो प्रवाहित होगा। और दाब बराबर से क्या है, द्रव पर किया गया कार्य या द्रव के द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो दाब ऊर्जा या दाब बराबर से मैं क्या लिख सकता हूं, किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य मतलब वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन लिख दिया दाब ऊर्जा के बराबर। ठीक है, अब दाब ऊर्जा में भी मुझे देखो किया गया कार्य को तो हम किससे लिखते हैं, किया गया कार्य क्या है, वर्क डन को मैं किससे लिखूंगा, W से। और W बराबर से एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य W बराबर से बल गुणा विस्थापन। F मतलब बल है और X मतलब क्या है, यहाँ पर X मतलब जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि विस्थापन है। ठीक, अब देखो जरा कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ता हूं, है ना। तो यहाँ पर मैं जो बल गुणा विस्थापन है, तो बल के लिए सबसे पहले या फोर्स के लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। तो देखो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैं किससे निकाल सकता हूं, प्रेशर से। प्रेशर बराबर से होता है F अपॉन में A। ठीक है, प्रेशर बराबर से क्या होता है, F अपॉन में A, मतलब कि इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, मतलब यूनिट एरिया में जो फोर्स मैं अप्लाई करता हूं उसी को मैं क्या कहता हूं, प्रेशर कहता हूं। ठीक, तो यहां से मैं F बराबर से क्या लिख सकता हूं, PA लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ये F बराबर से मैंने लिख दिया PA इंटू क्या हो गया, X। ठीक, अब देखो तो जरा कि जो AX है, AX का मतलब क्या होता है, AX भी एक आपका टर्म आएगा, मतलब कि AX भी जो है एक फॉर्मूला, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन को मैं क्या कहता हूं, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन को मैं वॉल्यूम कहता हूं। क्या कहता हूं, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन को क्या कहता हूं, वॉल्यूम। अब चूंकि ये तो अभी मेरा दाब ऊर्जा का सूत्र आया, अब इसको मैं क्या करूंगा, इकाई
द्रव्यमान के लिए, है ना, पहला। और दूसरा क्या निकालूंगा, इकाई आयतन के लिए। यही दो चीज निकालना है मुझे। तो द्रव्यमान के लिए निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसमें m से डिवाइड करूंगा, ठीक है। m से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, m से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये इसको मैं लिख दूं p/d, लिख सकता हूं क्या, देखो m/v क्या होता है, d, मतलब d नीचे चला जाएगा तो p/d हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा देखो, इकाई आयतन के लिए करूंगा तो pv/v, मतलब कि क्या आ जाएगा, सिर्फ p। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के हमारे पास 6 फॉर्मूला हो गए, है ना। ये हो गया आपका यूनिट मास के लिए, क्या हो जाएगा इसमें p/d, और ये हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जाएगा आपका p, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। तो देखो, बर्नौली की प्रमेय में मैंने क्या पढ़ाया, अभी बर्नौली की प्रमेय में मैंने ये पढ़ाया कि द्रव के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, है ना। उसके बाद में हमें इकाई आयतन में, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में, और इकाई द्रव्यमान में, मतलब कि यूनिट मास के अंदर, उन तीनों जो एनर्जीज हैं उनका टोटल निकालना है, ठीक है। और वो जो टोटल होगा वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली की थ्योरम है, ठीक। तो बर्नौली की थ्योरम को भी मैं 2 तरीके से लिखूंगा कि इकाई आयतन के लिए बर्नौली की प्रमेय, है ना, मतलब बर्नौली थ्योरम फॉर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम फॉर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौली प्रमेय, ठीक है। इकाई आयतन के लिए बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली की प्रमेय क्या कहती है कि इकाई आयतन में उपस्थित जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सभी का योग क्या होगा, नियत होगा। यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जितनी भी एनर्जीज हैं उन सभी का जो टोटल है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में कौन कौन सी एनर्जी, देखो जरा, यूनिट वॉल्यूम में पहली ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 1/2 dv², प्लस दूसरी कौन सी है, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी dgh, प्लस यहां पर कौन सी है, p। तो इन सभी का जो टोटल है वो क्या है, कांस्टेंट। इन सभी का जो टोटल है वो क्या है, नियत है। क्लियर। दूसरा, इकाई द्रव्यमान के लिए निकालूंगा मैं, इकाई द्रव्यमान के लिए, ठीक है। तो इकाई द्रव्यमान के लिए क्या निकाल सकता हूं मैं, वो द्रव्यमान वाली सारी यूनिट रख दो। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक, ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गई आपकी दाब ऊर्जा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली की प्रमेय, और ये भी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब की नियत। क्लियर। चलो, तो मैं एक बार फिर से बर्नौली प्रमेय, देखो बर्नौली प्रमेय सिर्फ इतनी सी है ना। ये पूरी कहानी हमने किस लिए लिखी है, केवल इनको लाने के लिए लिखी है। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि भाई इकाई आयतन में उपस्थित गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग नियत होता है। ये खत्म हो गया, ठीक है। और आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो। क्लियर, दोनों ही तरीके से। अब देखो, इसको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें केवल यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना है, उसको प्रूव नहीं करना है। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई, बर्नौली की प्रमेय क्या कहती है। आगे चले। अब पास्कल का नियम क्या है, तो देखो सबसे पहले पास्कल का नियम पढ़ने से पहले भी हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पास्कल का नियम है वो भी किसके लिए है, वो भी लिक्विड्स के लिए है, ठीक है। तो पहली चीज लिख दी कि पास्कल का नियम किसके लिए है, लिक्विड के लिए, द्रवों के लिए, ठीक है। अब इसमें भी किस प्रकार के द्रवों के लिए है, तो वो है ऐसे द्रव जिनको संपीड़ित ना किया जा सके, संपीड़ित ना किया जा सके। संपीड़ित का मतलब समझते हो इंग्लिश वाले, मतलब ये कैसे है, इनकंप्रेसिबल, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। कंप्रेस करने को बोलते हैं संपीड़न करना, और इनकंप्रेसिबल हो जाएगा मतलब कि उसको संपीड़ित या दबाया नहीं जा सकता। अगर साफ भाषा में हम कहें, दबाने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर कहूं कि मेरे पास 2 लीटर पानी है, उसको मैं 1 लीटर की बोतल में भरना चाहता हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। आप जैसे कि दूसरी चीजें होती है ना, जिनको हम किसी, जैसे आटा ही है, उसको आप बोरी में भरते हो और उसको थोड़ा सा प्रेशर लगा के दबा दबा के आप 1 किलो की बोरी में 1.5 किलो आटा भी भर सकते हो, पर पानी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। पानी, आप 1 लीटर की बोतल है तो उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा, आप उसको कंप्रेस करके, उसको दबा करके उसमें 2 लीटर पानी नहीं भर सकते हो, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं ना, कभी कभी दबा के खा लिया, खाने की कैपेसिटी 2 थी, आपने 4 रोटी खा ली,
तो वो हो सकता है, पर पानी जो है आपका अगर 1 लीटर का कंटेनर है तो उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा। ऑयल है अगर आपका तो 1 लीटर के कंटेनर में 1 ही लीटर ऑयल आएगा, उसमें उससे ज्यादा ऑयल या लिक्विड नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनको दबाया नहीं जा सकता है ना। हवा जो होती है उसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। 1 लीटर के कंटेनर में मैं 10 लीटर हवा भी रख सकता हूं, है ना। जैसे कंप्रेसर्स होते हैं जिनसे हम गाड़ियों वगैरह में जो हवा डलती है वो कैसे होती है, कंप्रेसर से ही तो आती है। तो उसमें एटमॉस्फेयर की कई लीटर हवा को जो है दबा करके कंप्रेसर में भर लिया जाता है, और जैसे ही आप उसको दबाओगे तो उसमें प्रेशर आ जाएगा, और वही प्रेशर के साथ वो आपके गाड़ी के टायर में चली जाती है। ठीक, तो पास्कल का जो नियम है वो द्रवों से संबंधित है, और वो द्रव कैसे होना चाहिए, जिनको संपीड़ित ना किया जा सके, मतलब कंप्रेस उसको ना किया जा सके, इनकंप्रेसिबल है। ठीक है। अच्छा, ये जो पास्कल थे ये कहां से बिलोंग करते थे? फ्रांस से, और फ्रांस के वैज्ञानिक है पास्कल, है ना। और ये जो है एक हम कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन थे, मतलब कि गणितज्ञ थे। ठीक, अब इनके नियम की बात करें तो नियम ये कहता है पास्कल का कि अगर मैंने किसी कंटेनर के अंदर, है ना, और वो कंटेनर कैसा है, चारों तरफ से बंद है, मैंने किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड फिल किया है, ये लिक्विड भर रखा है मैंने, ठीक है, तो अगर उस लिक्विड पर मैं उस कंटेनर में जो लिक्विड रखा है उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, तो वो जो प्रेशर है वो उस लिक्विड के हर पॉइंट पर कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब कि अगर मैंने मान लो यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और उस पिस्टन से मैं इस पर प्रेशर लगा रहा हूं नीचे की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि वो जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है वो केवल ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल पर ही लगेगा, है ना। वो जो प्रेशर आप यहां लगा रहे हो वो प्रेशर नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल पर भी उतना ही लगेगा जितना कि ऊपर वाले पर लग रहा है। मतलब किसी भी द्रव के ऊपर बाह्य दाब आरोपित करने पर वह दाब उसके हर बिंदु पर समान रूप से वितरित हो जाता है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाता है। वो दाब हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर क्या होगा, समान होगा। यही जो है आपका पास्कल का नियम कहलाता है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। अच्छा, पास्कल का जो नियम है उसके आधार पर जो हमारे हाइड्रोलिक्स बनते हैं, हाइड्रोलिक्स समझते हो नहीं समझते हो? हाइड्रोलिक्स जो है, नहीं डिस्क ब्रेक्स में नहीं होता, हाइड्रोलिक्स जो है जैसे कि आपकी जो जेसीबी मशीन होती है ना, उसकी जो आर्म चलती है वो किसकी मदद से चलती है, हाइड्रोलिक्स की मदद से, है ना, जिनको हम पिस्टन कहते हैं। और आपके जो ट्रैक्टर पीछे लिफ्ट करता है जब किसी चीज को, वो भी क्या है, हाइड्रोलिक्स की मदद से लिफ्ट करता है ना। तो ऐसी जो भी चीज है जिनसे कोई हैवी क्रेन हो गई आपकी, है ना, इस तरीके की जो भारी चीजें जिनसे उठाई जाती है, उन चीजों को उठाने करने की जो भी मशीन है उन सब में जो है किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक्स का यूज किया जाता है। और जो हाइड्रोलिक्स है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो देखो इधर जरा, कि जो हाइड्रोलिक्स होता है उसमें हम करते क्या है कि हमने जरा सा प्रेशर लगाया और वहां जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है ना। जैसे जेसीबी का मैंने लीवर खींचा तो वो जेसीबी का जो आर्म है वो एक साथ बहुत सारा जो है मटेरियल नीचे से उठा सकता है। क्या मेरी कैपेसिटी है क्या कि मैं उतना मटेरियल उठा सकूं? मान लो वो 100 किलो है या 200 किलो है, नहीं उठा सकता, पर जेसीबी की मदद से मैं उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, बदले में मुझको बहुत ज्यादा आउटपुट मिला, है ना। यही हमारा क्या है, पास्कल का सिद्धांत कार्य करता है। तो देखो उसको समझने के लिए मैंने आपके सामने छोटा सा डायग्राम बनाया। तो देखो इस डायग्राम में मैंने 2 पिस्टन दिखाए हैं, एक छोटा है और एक कैसा है, बड़ा है। दोनों पिस्टन को मैं इस तरीके से ऊपर से यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा दिया दोनों कंटेनर के ऊपर। ठीक, अब आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि एक पिस्टन छोटा है और एक पिस्टन कैसा है, बड़ा है। इस पिस्टन के बीच में, दोनों के बीच में मैंने एक इनकंप्रेसिबल जो है लिक्विड भर दिया, ऐसा द्रव भर दिया जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, 2 पॉइंट लेता हूं। एक यहां पर मैंने ले लिया P1 पॉइंट, या मैं इसको ले लेता हूं, मान लो ये A पॉइंट है ना, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने B। तो जो A पॉइंट पर अगर मान लो मैं यहां से प्रेशर लगाता हूं तो वो जो प्रेशर है वो B पॉइंट पर भी वो प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। मतलब ये P1 प्रेशर अगर मैंने यहां लगाया तो P2 प्रेशर, जो P2 यहां पर B पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ये पास्कल का नियम कहता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने कहा कि भाई जो फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स कई गुना बढ़ जाता है, बट प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा, प्रेशर उतना ही रहेगा। क्योंकि प्रेशर तो जो मैं यहां पर जितना लगा रहा हूं
वही प्रेशर यहां पर भी रहेगा, ये पास्कल का नियम है। बट जो फोर्स यहां से जनरेट हो रहा है और जो फोर्स यहां से जनरेट हो रहा है उसमें दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा P1 इक्वल टू P2, है ना, मतलब कि दाब जो A पॉइंट का प्रेशर है वही किसका प्रेशर है, B पॉइंट का प्रेशर है, ठीक है। अब दाब या प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूं, F अपॉन में A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ए का मतलब यहाँ एरिया से है ना, ये ए पॉइंट अलग है, इसको एरिया को चलो हम कैपिटल ले लेते हैं, तो एफ अपॉन ए का मतलब क्या है, एरिया। तो यूनिट एरिया में लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता, अब भी पढ़ा था हमने। तो एफ अपॉन में ए को ही मैं क्या लिखूंगा, पी, तो इसको मैं लिख देता हूं F1 A1, इसको मैं लिख देता हूं F2 A2, फाइन। तो देखो F1 जो है, जो आपका यहाँ का फोर्स है वो कम होगा और F2 जो है यहाँ का फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। इस तरफ का एरिया कम होगा, इस तरफ का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि F1 जो है वो छोटा है F2 से, ठीक है, और A1 जो है वो A1 जो है वो भी कैसा है, A2 से छोटा है, ठीक है। तो एरिया बड़ा है तो प्रेशर और फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। मान लो हम इसको मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मान लो ये लिखा मैंने इधर, ये 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। और इसका जो एरिया है हम मान लेते हैं, मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर है। कितना एरिया है इसका, 2 मीटर स्क्वायर। 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और जो एरिया था यहां पर वो कितना था, 2 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब उस तरफ अगर मैं देखता हूं तो एरिया हमको दिख रहा है बड़ा, एरिया तो बड़ा ही है ना यहाँ का। तो ये जो एरिया है ये माना हमने कितना है, ये मान लिया हमने 20 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर है ना। तो देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तो यहां पर भी 5 ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू पास्कल के नियम से। तो 5 लाने के लिए मेरे को यहाँ ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 100। मतलब कि यहाँ पर जो है इस तरफ मैंने 10 न्यूटन का प्रेशर फोर्स लगाया और इस तरफ मुझे कितना मिला, 100 न्यूटन, 10 गुना, ठीक है। ये सपोज हम मान रहे हैं केवल, ये और भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक। बट दोनों तरफ का प्रेशर कैसा है, इक्वल है। यहाँ पर एरिया बढ़ गया और फोर्स भी कैसा हो गया, बढ़ गया। यहाँ एरिया कम था तो फोर्स भी हमें कम लगाना पड़ा। यही कारण है कि थोड़ा सा बल लगा करके मैं बड़ी से बड़ी चीज को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, ठीक है। यही हाइड्रोलिक्स का सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी मोटर के द्वारा इस छोटे पिस्टन को रन किया जाता है, जिसकी मदद से वो बड़ा पिस्टन उठ जाता है और जब बड़ा पिस्टन उठेगा तो चलेगा तो उसका प्रेशर भी, उसका फोर्स भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये पास्कल का नियम कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको यूनिट्स भी बता दी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये तो प्रेशर हो गया, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम कहता है कि यदि किसी बंद पात्र में, ये बंद पात्र है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसमें किसी भरे हुए असंपीड़ित द्रव पर, मतलब कि इनकंप्रेसिबल लिक्विड के ऊपर मैं कोई प्रेशर लगाता हूं तो वो जो प्रेशर है उसके हर बिंदु पर एक समान होगा या हर बिंदु पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। प्रेशर इक्वल होगा बट फोर्स कैसा हो जाएगा, कई टाइम्स बढ़ जाएगा, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अगला देखते हैं हम। ये इतनी बात समझ में आ गई सबको, बर्नौली थ्योरम हो गया। अगला लिखो हुक का नियम या हुक लॉ। हुक का नियम या हुक लॉ। अब देखो इन नियम में हमको याद क्या रखना है, इनका स्टेटमेंट याद रखना है हमको, इनकी यूनिट्स याद रखना है, किस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम याद रखना है। देखो नाम तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि उसके नाम पर ही नियम होता है ना। जैसे हुक का नियम है तो हुक ने दिया होगा, रॉबर्ट हुक, उसका नाम, पूरा नाम हमको याद रखना है, ठीक। और उनका जो ईयर है, किस ईयर में दिया था वो भी हमको याद रखना है, क्लियर। तो जिन जिन के ईयर मैं आपको बता रहा हूं वो ईयर आप अच्छे से उनको याद रखना। तो अगला देखो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने भी एक नियम दिया जिसको हम हुक का नियम कहते हैं, और ये किससे संबंधित है, प्रत्यास्थता से संबंधित है, मतलब इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी का मतलब, प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, जैसे कि रबड़ इलास्टिक होता है, उसको खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है और छोड़ते हैं तो वापस क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। आपकी जो आयरन के वायर है या आपका स्टील का वायर है वो भी सब कैसे होते हैं, वो भी इलास्टिक होते हैं। हालांकि उनको खींचने के लिए बल ज्यादा चाहिए होता है ना, तो उनको भी खींच करके हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। क्लियर। तो इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता, मतलब कि किसी भी वस्तु का, किसी भी मटेरियल का शेप और साइज हम बदले, है ना, और बदल सकते हैं, वापस वो अपने पहले वाले साइज में भी उसको लाया जा सकता है। ठीक है, चलो। तो अब हुक का नियम क्या है? हुक का नियम यह है कि किसी भी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता की सीमा में, है ना, किसी भी पदार्थ के लिए फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता की सीमा में, मतलब कि इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर, क्योंकि लिमिट से बाहर होगा तो वो टूट जाएगा, है ना। जैसे रबर को हम एक लिमिट तक खींच सकते हैं, अगर उससे ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो किसी भी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर उस पर लगाया गया जो प्रतिबल है ना, उस पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है ना। प्रतिबल और विकृति को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन, है ना। प्रतिबल मतलब कि ये तो फोर्स ही हो गया आपका, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टॉर्शन के। डिस्टॉर्शन का मतलब विकृति, विकृति का मतलब कि उस पदार्थ का शेप और साइज हमने क्या कर दिया, बदल दिया। जैसे स्टील का कोई एक मटेरियल था मेरे पास, मैंने उसको खींच करके तार बना दिया, तो उसका क्या हो गया, साइज एंड शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि जो चेंज हुआ है वो किसके समानुपाती है, उस पर लगाए गए बल के। जो परिवर्तन हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर लगाए गए फोर्स के। ये सिंपल सा हुक का नियम है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा परिवर्तन होगा, और जितना परिवर्तन हुआ है मतलब कि फोर्स भी ज्यादा वहां पर यूज हुआ है। कम फोर्स लगाओगे तो कम परिवर्तन होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा परिवर्तन होगा। ये सिंपल सा जो है आपका हुक का नियम है। ठीक। अब हुक का जो नियम है इसमें प्रतिबल जो है हमारा, उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, ये सिग्मा उसका साइन है। और जो आपका विकृति है, डिस्टॉर्शन है, उसको मैं स्मॉल ई से प्रदर्शित करता हूं, स्मॉल ई से उसको डिनोट करता हूं। ठीक है, प्रतिबल का मतलब सिग्मा और विकृति का मतलब जो है स्मॉल ई। क्लियर। अब ये कांस्टेंट, ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है मतलब समानुपात का चिन्ह है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो मुझे क्या लेकर के आना पड़ेगा, यहां पर बताओ जरा। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो उसके बदले में मुझे वहां पर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कोई नियतांक रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नियतांक लिया मैंने कैपिटल ई। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। कैपिटल ई यहां पर क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, आपका जो है इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्थता का गुणांक है, और प्रत्यास्थता गुणांक ई को हम कहेंगे। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ये सिंपल सा आपका क्या है, हुक का नियम है। और 1678 में रॉबर्ट हुक ने इसको दिया था। 1678 में रॉबर्ट हुक ने जो है इस नियम को हमें बताया था। क्लियर। ठीक। अब देखो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिबल जो है मेरे पास, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। और विकृति जो है इसमें यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, मतलब फाइनली इसका कोई यूनिट नहीं बनता है, ये विमाहीन राशि है ना, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो अगर आपका सिग्मा का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है तो ई का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या नियम दिया है कि किसी पदार्थ पर प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, उसकी अंडर द इलास्टिसिटी लिमिट्स, अगर आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो डिस्टॉर्शन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि समानुपाती हो जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने 3 लॉ पढ़े, इसके बाद हम आज तो थोड़ा क्लास भी हमारा लेट शुरू हुआ था, है ना, तो धीरे धीरे आपके पूरे लॉस जो है मैं कवर करा दूंगा। अब जो लॉस हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हमारे जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे, है ना, और जो हमने पढ़ी नहीं है उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर। तो ये हो गई आज की क्लास हमारी खत्म। क्लियर।